राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत के 14 वर्ष के इंतजार की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मालती देवी एक निजी स्कूल में अध्यापिका थी। आज उनका मन बहुत ही विचलित था। आज उन्हें अपनी ज़िंदगी के 14 वर्षों की तपस्या का फल मिलने वाला था, या फिर यह भी कह सकते हैं आज उनके 14 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी हुई। उनके लिए तो अब यह उत्सव मनाने का दिन था, लेकिन उनका मन एक अनजाने से डर से ग्रसित हो रहा था। बार बार बीते वर्षों की यादें उन्हें अंदर तक विचलित किए जा रही थीं। उनका सिर भी भारी हो रहा था। वह आराम कुर्सी पर पीछे की तरफ से टिका कर बैठ गईं। तभी मालती देवी सोचने लगीं और अपने अतीत में खो गईं। मालती, ओ मालती, तू यहाँ खेल रही है और तेरी चाची तुझे कब से बुला रही है। चल घर जल्दी से, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं है। राधिका जो हाँफती हुई मालती को कह रही थी, और 12 साल की मालती का डर कर बुरा हाल हो गया था। वह बुत बनी हुई वहीं खड़ी हो गई और कहने लगी, हे भगवान, मैं तो ये भूल ही गई। और क्योंकि वह भी बच्ची थी और अपनी हम उम्र सहेलियों के बीच में आकर खेलने लग गई और वो भूल गई। वह कहने लगी, हे भगवान, मैं कैसे भूल गई कि चाची ने मुझे घर लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए भेजा था। हे भगवान, आज तो मेरा पिटना पक्का है। चाची के हाथों से पिटाई की सोचकर मालती अंदर तक डर गई। जल्दी से उसने पास में पड़ा हुआ तसला उठाया और अपने घाघरे को एक हाथ से पैरों से कुछ ऊपर करके ढाई की तरफ दौड़ लगा दी। इस अफरा तफरी में मालती को ध्यान नहीं रहा कि तसले के पास मिट्टी खोदने के लिए लाई हुई खुरपी भी पड़ी हुई है, और उस खुरपी पर तेजी से उसका पैर पड़ा तो पैर से एक खून की धारा बह निकली और अचानक ही उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। फिर अगले ही पल जो मालती अपने घाव को भूलकर तसला और खुरपी लेकर मिट्टी लेने के लिए दौड़ लगा दी। मालती की चाची राजो, जो कि उम्र में लगभग मालती से 10 साल ही बड़ी थी, हर समय उस मालती पर हुक्म चलाती, घर बाहर के सारे काम मालती से कराती और काम समय से ना होने पर वो मालती को मार भी लगाती थी। मालती की एक एक हड्डी दर्द करने लगती थी, लेकिन फिर भी उसे पहले से भी 2-4 काम और बढ़ाकर दे दिए जाते थे। मालती बहुत ही बेचारी मार खाकर काम करती थी। उसकी चाची ज़्यादातर अपनी गोद की बच्ची को लिए आराम फरमाती रहती थी। उसे मालती पर जरा भी तरस नहीं आता था। वह तो उसके लिए गले की हड्डी बनी हुई थी, जिसको ना तो वह उगल पा रही थी और ना ही निगल पा रही थी। राजो जब शादी करके इस घर में आई थी तब मालती लगभग 8 साल की थी। अपने माँ और बाबा की लाडली होने के कारण मालती की हर फरमाइश तुरंत पूरी हो जाती थी। अपनी नई नवेली चाची के आगे पीछे तो वह फुदकती रहती थी। वह कभी उसके सिंगारदान से बिंदी निकालकर अपनी भवों के ऊपर लगा लेती, कभी लिपस्टिक से होठों को बाहर तक लाल करके गोल गोल बनाकर सबको दिखाती फिरती थी। उसकी इस हरकत पर सब खूब हंसते थे। माँ तो हंसते हुए कहती थी, मेरी लाडो, जब तेरा दूल्हा लाएगा तब तो खूब सिंगार करना। और तो और वह सबसे पूछती फिरती थी। मालती छोटी सी थी और कहती थी, माँ, मेरा दूल्हा कहाँ रहता है, वह कब आएगा। तब उसकी माँ उसे सीने से लगाकर कहती, बेटी, तेरा दूल्हा 7 समंदर पार से आएगा और तुझे अपने साथ ले जाएगा। वह मालती एकदम से अपनी माँ से चिपक जाती और आंखों में आंसू भरकर कहती, नहीं माँ, मुझे नहीं लगानी होठों पर लाली। माँ, मैं आपको छोड़कर दूल्हे के साथ नहीं जाऊंगी। और उसकी इस बात पर घर के सभी लोग भावुक होकर उसे खूब लाड लड़ाते। बस मालती की यही बातें उसकी चाची को नागवार गुजरती थी। अपने पास आने पर वह अक्सर मालती को झिड़क कर दूर कर देती थी। तेज दिमाग होने के कारण मालती पढ़ने में भी अव्वल ही रहती थी।
अभी राजू को इस घर में आए हुए 1 साल ही बीता था कि एक दिन भयंकर बारिश आने पर खेतों में कटी फसल की चिंता में मालती की माँ और बाबा खेतों की तरफ भागे। वहाँ आकाशीय बिजली की चपेट में आकर दोनों इस दुनिया से चल बसे। माता पिता की मृत्यु से मालती सहम सी गई। वह अपनी चाची से ही चिपकी रहती। सबको दिखाने के लिए तो उसकी चाची उसे सीने से लगाकर जो रखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह मालती से ईर्ष्या की भावना रखती थी। धीरे धीरे राजू ने उस घर के कामों में जो मालती को लगा दिया। उसके पति द्वारा प्रतिकार करने पर वह कहती थी, थोड़ा काम में मालती का मन लगेगा तो वह हर समय अपनी माँ और बाबा को याद करके नहीं रोएगी। तब जो उसका राजू का पति भी चुप रह जाता था। कुछ समय के बाद जब राजू को अपने पेट में एक नई जिंदगी की हलचल पता चली तो वह अपना एक एक काम मालती से ही कराने लगी। हर समय तबीयत खराब होने या फिर सिर दर्द का बहाना लिए पड़ी रहती थी राजू, और मालती घर में अपने छोटे भाई या बहन के आने की खुशी में काम में लगी रहती। राजू के पति का अपनी पत्नी से इस समय कुछ कहना बेकार था, लेकिन उसे मालती के भविष्य की चिंता सता रही थी। बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची पर उसके चाचा को उसे तरस आ जाता था। अपने आप पर भी उसके चाचा को गलानी होती थी कि मैं मालती के लिए कुछ नहीं कर पा रहा और उस नन्ही सी जान को कितने अत्याचारों को सहन करना पड़ रहा है। तब उसके चाचा ने मन ही मन कुछ निश्चय किया और अपनी बड़ी बहन को राजू की देखभाल करने के लिए घर पर बुला लिया और मालती का एडमिशन गांव के स्कूल में दोबारा से करा दिया। और मालती के चाचा ने अपनी पत्नी राजू को सख्त हिदायत दी कि मालती की पढ़ाई और स्कूल जाने में वह कोई रुकावट न डाले। राजू के माँ बनने के कुछ समय बाद ही उसकी ननंद भी अपने घर चली गई। मालती की पढ़ाई में रुकावट पैदा करने की हिम्मत तो राजू में नहीं थी, लेकिन स्कूल से आने के बाद वह सारा समय उसे घर के कामों में लगाए रखती और किसी काम के छूट जाने या भूल जाने पर वह उस पर तरह तरह से अत्याचार करती थी। उसके पति द्वारा विरोध करने पर घर में महाभारत हो जाता था। बेचारे मालती के चाचा को ज़्यादातर घर के मामलों में अब चुप्पी लगानी पड़ती थी। ढाए से मिट्टी लाकर जो लंगड़ाती हुई मालती ने सिर झुकाए धीरे से आंगन में कदम रखा ही था कि चूल्हे की जलती हुई लकड़ी उसकी चोट लगे पांव पर पड़ी। वह बिलबिलाती हुई धड़ाम से आंगन में औंधे मुंह गिर गई और मिट्टी का तसला हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। सारे आंगन में मिट्टी फैल गई। मालती उठने की कोशिश में लड़खड़ाकर फिर से गिर पड़ी। इस बार वह आंगन के कोने में रखी बाल्टी से उसका सिर टकराया। उसके बाद मालती को कोई सुध नहीं रही। जब मालती को होश आया तो वह आंगन में पड़ी खटिया पर लेटी हुई थी और उसके चाचा और पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली राधा की माँ लक्ष्मी काकी उसके पास बैठे हुए थे। राजू अपनी बच्ची को गोद में लेकर आंगन के एक कोने में बैठी हुई थी। उसको आंखें खोलते देखकर ही मालती के चाचा ने बड़ी अधीरता से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसका पैर जलने और सिर में चोट लगने का कारण पूछा। तभी राजू ने जल्दी से उठकर उसके पास खड़ी होकर जोर जोर से कहने लगी, अब बताना अपनी करतूत इनको। सारा दिन बाहर खेलती रहती है, न जाने कैसे खेलने में पैर में चोट लगा ली। शाम को घर में घुसते ही मैंने चोट लगने का कारण पूछा तो गुस्से में बिफरते हुए मिट्टी से भरे तसले में लात मार दी। फिर जो अपना वजन सध नहीं पाने के कारण खुद बाल्टी पर जा गिरी। राजू के पति जो सुरेश उसे बड़ी तीखी दृष्टि से देख रहे थे। मालती को भी वो देख रहे थे। उसकी मासूम और दर्द में डूबी आंखें उसके मन में छिपी पीड़ा और सच्चाई की गवाही दे रही थी। आंसुओं की 2 बूंदें मालती के कोरों से निकलकर उसके कानों तक बह गईं और उसके होठ जो कपकपाने लगे और उसने चुप्पी साध ली। सुरेश का दिल उस मासूम बच्ची की मजबूरी को महसूस करके बहुत ही द्रवित हो उठा। वहाँ से उठकर सुरेश अपने भैया और भाभी की फ़ोटो के पास जाकर फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, भैया
भाभी, माँ बाबूजी के नहीं रहने पर आप दोनों ने अपना फर्ज निभाकर मुझे अपनी संतान की तरह प्यार देकर इस लायक बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। लेकिन मैं आप दोनों के नहीं रहने पर आपकी निशानी इस मासूम की परवरिश अच्छे से नहीं कर सका भैया। इस मासूम पर हो रहे अन्याय और अत्याचार से मैं अभिनग्न रहा। मैं आपका गुनहगार हूँ भैया। मैं मालती की रक्षा नहीं कर सका। सुरेश काफ़ी देर तक रोता रहा और वहीं बैठा रहा और मालती के भविष्य के बारे में सोचता रहा। उसे पता था कि दिन में उसके घर पर नहीं रहने पर उसकी पत्नी राजो अब भी उसके साथ नौकरों से भी ज़्यादा बुरा सलूक करेगी और वह मासूम उसकी जायदादियों को बिना कुछ बोले सहन करती रहेगी। कहाँ तो घर भर की लाडली थी मालती, और अब उसकी हालत देखकर उसका दिल रो उठा। अब सुरेश उसे और परेशान नहीं होने देगा। उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। अगले ही दिन सुरेश उसे अपनी बड़ी बहन जो मालती की बुआ के घर ले गया। वहाँ उसकी पढ़ाई और देखभाल की जिम्मेदारी जो सुरेश ने उसकी बुआ को सौंप दी और उसके भविष्य के प्रति आश्वस्त होकर लौट आया। मालती को नए घर, नए स्कूल और एक नए माहौल में आकर अच्छा लगा। उसकी बुआ भी बहुत ध्यान रखती थी मालती का। हर समय डरी सहमी और चुपचाप सी रहने वाली मालती थोड़ा सा सामान्य जीवन जीने लगी। वह पढ़ने में होशियार तो थी ही, नए स्कूल में आकर उसे एडजस्ट करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। बुआ के मना करने के बाद भी मालती घर के कामों में अपनी बुआ की मदद करती थी। अपनी हम उम्र जो बुआ की बेटी रेशमा की पढ़ाई में भी मदद करती थी। मालती ने पढ़ लिख कर कुछ बनना अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। निरंतर पढ़ना और नया सीखने और करने की अभिलाषा ने उसको हर एक क्षेत्र में महारत हासिल करा दी। रेशमा भी जो मालती की क्लासमेट थी, अपनी सहेलियों से रेशमा बस गपशप करती। क्लास में टीचर जो पढ़ाते उस पर ध्यान नहीं देती। हमेशा अधूरा होमवर्क उसकी आदतों में शुमार था। मालती उसको इन बातों के लिए मना करती तो वह उसको अपनी आज़ादी और में जो बाधक समझने लगी और अपने माता पिता द्वारा हर समय मालती की प्रशंसा से रेशमा को जो अब अखरने लगी, वह उसको अपना जो प्रतिद्वंदी समझती थी। मालती इस सब से उलट उसका हर समय ध्यान रखती। जब स्कूल से निकलकर मालती और रेशमा ने कॉलेज में कदम रखा तो वहाँ का खुलापन रेशमा को तो बहुत रास आया और सह शिक्षा के कारण कुछ लड़के भी रेशमा के दोस्त बन गए। वह भी पढ़ाई में कम और फालतू बातों में ज़्यादा ध्यान देने वाले थे। लेकिन मालती रेशमा को ऊंच नीच समझाती, उन सब से दूर रहने के लिए कहती, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज में एक लड़का था मोहन, जो चोर नज़रों से मालती को ताका करता था। वह मालती को और भी लड़कों से अलग लगता था। चोरी छिपे कनखियों से कभी कभार उसकी तरफ मालती देख लेती थी, तब एक कोमल एहसास से भर जाती थी। वह सामने से उसने कभी उसे तवज्जो नहीं दी। एक दिन कॉलेज में लड़के लड़कियों का ग्रुप कहीं घूमने के लिए गया। उसमें रेशमा भी थी। बाकी सब तो 2-3 घंटों में वापस आ गईं, लेकिन रेशमा और 2-3 लड़के लड़कियां नहीं आए। मालती का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि रेशमा उसे विश्वास में लेकर घर से बिना बताए गई थी। अब क्या करे? रेशमा को कहाँ खोजने जाए? किस मुंह से बुआ और फूफा जी को से बताए कि रेशमा उसे बताकर गई है? उसकी सलामती को लेकर जो मालती का मन विचलित हो उठा। आखिर है तो वह भी नादान, कहीं कोई नादानी ना कर बैठे। अपनी नासमझी पर मालती को अब रह रहकर गुस्सा आ रहा था। क्यों जाने दिया उसने रेशमा को? उसे रोका क्यों नहीं? अब घर जाकर बुआ जी को क्या कहूँगी? इसी उधेड़-बुन में 2 घंटे कैसे बीत गए मालती को कुछ पता नहीं चला। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बस एक ही रास्ता नजर आया, वह लड़का मोहन। वह मोहन के घर पहुँची, पता चला मोहन भी वापस नहीं आया। उसका दिल बैठ गया। उसे मोहन से तो यह उम्मीद नहीं थी। उसका दिल जो दुख और नफरत से भर गया। वहाँ से मालती वापस घर की ओर चल दी। अब समय नष्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। बुआ फूफा जी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
सामने मोड़ पर ही मोहन रेशमा को साथ आते देखकर मालती ठिठक कर खड़ी हो गई। रेशमा की नजरें शर्म से झुकी हुई थी और हाथ लगातार कांप रहे थे। वह एक सहमी हुई हिरनी की तरह मालती के पास आकर खड़ी हो गई और छूटते ही मालती ने मोहन के मुंह पर एक तमाचा रसीद कर दिया। वह हैरान सा सब कुछ देखता रहा और कुछ कहता उससे पहले ही मालती ने रेशमा का हाथ पकड़ा और लगभग खींचती हुई घर की ओर चल दी। अगले दिन मालती की नज़रों में मोहन के लिए जो कृतज्ञता के भाव थे, लेकिन जीव अपने आप को कुछ कह पाने में असमर्थ सी महसूस कर रही थी। बहुत कोशिश करने पर भी शब्दों ने होठों से बाहर जाने से इनकार कर दिया। तब अचानक ही मालती के दोनों हाथ मोहन के सामने जुड़ गए और आंखों से दो बूंद आंसुओं की लुढ़क कर गालों को भिगोती हुई जमीन को छू गईं। रेशमा ने मालती को बताया था, अगर मोहन समय पर नहीं पहुंचा होता तो आज रेशमा बड़ी मुसीबत में फंस जाती। इसके बाद से ही मालती और मोहन एक अच्छे दोस्त बन गए थे। वे स्कूल, कॉलेज, खेल कूद, देश, राजनीति और पढ़ाई पर चर्चा करते करते कब एक दूसरे के दिल की किताब पढ़ने लगे, उन्हें खुद नहीं पता चला। कभी कभी भविष्य के सपने भी देखने लगे, लेकिन मालती साफ कह देती थी, बुआ फूफाजी की राजी से ही वह आगे कोई कदम उठाएगी। मोहन भी अपने पैरों पर खड़े होने के बाद ही अपने माता पिता से मालती की बात करना चाहता था। एक दिन जैसे ही मालती कॉलेज से घर पहुंची, घर में कुछ चहल पहल सी महसूस हुई। उसे उत्सुकता हुई। बुआ जी के पास पहुंची तो मालती के फूफाजी ने रेशमा का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है। यही बात उसे पता चली। वही लोग आज घर पर शगुन करने के लिए आने वाले थे। वह जल्दी से मालती कपड़े बदलकर बुआ जी के साथ रसोई में जुट गई। वहाँ की सारी तैयारी कराकर जब वह बाहर निकली तो बुआ जी ने उसे साड़ी और जेवर देते हुए रेशमा को जल्दी से तैयार करने की हिदायत देकर कहा कि मालती, ज़्यादा समय मत लगाना, लड़के वाले जल्दी आ जाएंगे। कमरे के अंदर का नज़ारा तो कुछ और ही था। रेशमा की तो रो रो कर आंखें सूजी हुई थी और वह लगातार रोए जा रही थी। मालती के बहुत पूछने पर भी रेशमा कुछ बताने को तैयार नहीं थी और बहुत परेशान सी मालती ने जब यह बात बाहर आकर बताई कि जो रेशमा बहुत रो रही है और कुछ बता नहीं रही, तब बुआ जी जो अंदर गईं और अपनी बेटी रेशमा से पूछने लगी। रेशमा ने जो खुलासा किया कि वह शादी अपने पसंद के लड़के से करेगी। माता पिता के काफ़ी समझाने पर भी रेशमा पर कोई असर नहीं हुआ। वह किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुई। यह देखकर बुआ और फूफा जी बहुत ही हैरान परेशान कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद रेशमा के पिताजी आंखों में आंसू लिए कमरे में दाखिल हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही याचनापूर्ण शब्दों में वो मालती से बोले, मालती बेटा, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। बेटी, मैं जुबान देकर यदि अपने वादे से मुकर गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी, लेकिन बेटी मैं तुम पर कोई बात ज़बरदस्ती थोपना नहीं चाहता। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो किसी से क्या कहना। ये फैसला बेटी मालती मैं तुम पर छोड़ता हूँ। ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला है। सोच समझकर जवाब देना बेटी। मालती तो जो गुमसुम सी खड़ी रह गई। बुआ फूफाजी के ज़िंदगी भर के एहसान उसकी नज़रों के आगे घूमने लगे। मोहन का प्यार, लगाव, भविष्य के सुनहरे सपने, उसके साथ किया शादी का वादा, सब बेमानी नज़र आने लगा। उसका दिल उसे मोहन के साथ बिताए उन सुनहरे पलों को याद दिलाकर उससे दूर जाने के लिए हरगिज भी तैयार नहीं था और दिमाग उससे अपने ऊपर किए गए उन एहसानों का बार बार दोहरा रहा था जो उसके बुआ फूफा ने उसके ऊपर किए थे, जिनकी वजह से शायद वो आज जिंदा थी। उसके कर्तव्य दिमाग पर हावी हो रहे थे। उन दोनों में से किसी एक राह को चुनना सरल नहीं था, लेकिन उसने कठिन डगर को चुना। दिल और दिमाग की लड़ाई में दिल हार गया।
कर्तव्य की राह को चुनकर मालती साड़ी हाथ में लेकर तैयार होने चली गई। मालती जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो गुलाबी रंग की सिल्क की साड़ी, उस पर गजब ढाता नीले रंग का गोल्डन कलर का बॉर्डर बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसने हाथों में मैचिंग कंगन और गले में हल्का सा सोने का नेकलेस और इयररिंग्स पहन रखे थे। इस नए रूप में वह गजब की खूबसूरत लग रही थी। मालती की बुआ तो मालती को देखती रह गई। फिर अगले ही पल उन्होंने नम आंखों से उसकी बलैयां लेकर उसे ढेरों आशीष दिए। मालती उस समय एक शांत झील की तरह नजर आ रही थी। उसके मन में अब कोई हलचल नहीं थी। वह जैसे कहते गए वैसे ही वह मालती करती गई। कुछ देर बाद लड़कों का वाले भी आ गए और वह कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका राजन इकलौता बेटा था। इस वजह से वह थोड़ा जिद्दी भी था। उन लोगों को ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया। उनके स्वागत सत्कार में रेशमा के पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाय की ट्रे हाथ में लिए ड्राइंग रूम में आती मालती की तरफ सबकी निगाहें ठहर गई, सिवाय एक जोड़ी आंखों के। लड़की के माता पिता ने उसे अपने पास बैठाने का इशारा किया। वह बुआजी के इशारे पर सबके पैर छूकर सोफे पर बैठ गई। फिर वहाँ सभी आपस में बातें करने लगे, लेकिन लड़का चुपचाप ही बैठा रहा, जैसे कि उसके घर वाले किसी बेजुबान की बोली लगाने आए हों। मालती के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह बिना भाव के ही थी और चुपचाप मूर्ख दर्शक बनी हुई थी। शायद उन्हें भी जो गूंगी लड़की ही चाहिए थी, इसलिए उनमें से किसी ने भी मालती से कोई बातचीत किए बिना रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और थोड़ा सा शगुन भी कर दिया और समधी से गले मिलकर अगले महीने शादी की तारीख भी पक्की कर दी। अब मालती की बुआ के घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां होने लगी। बुआ जी ने मालती को बाजार ले जाकर शादी के लिए सारी शॉपिंग करा दी। कपड़े ज्वेलरी पर दिल खोलकर खर्च किया। उसकी ससुराल में देने वाले उपहारों की सूची बना ली गई और वह बार बार चेक करती रहीं कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। रेशमा भी अपने लिए शॉपिंग में जुटी रही थी। वह भी उस दिन मालती की सखी सहेलियों में सबसे सुंदर दिखना चाह रही थी और बार बार सबसे पूछ रही थी कि उस पर कौन सा ड्रेस और कौन सा कलर अच्छा लगेगा। शादी वाले दिन उसने मोहन को अपने माँ और पापा से मिलवाने का वादा भी कर लिया। मालती अभी तक सदमे में थी। एकदम से गुमसुम सी हो गई थी। वह हाथों में हाथ लेकर किसी से किया गया जिंदगी भर साथ निभाने का वादा उसके दिल में रह रहकर टीस सी पैदा कर रहा था। वह सिर्फ एक बार मोहन को नज़र भर देखकर अपने तोड़े गए वादे के लिए माफ़ी मांगना चाह रही थी, पर अपनी बात उस तक पहुंचाने के लिए कोई सूत्र नज़र नहीं आ रहा था उसे। आज आखिरी बार मालती कॉलेज गई और गेट के अंदर जाकर लॉबी में ही मोहन से सामना हो गया। मालती की नज़रों में मोहन के प्रति व्याकुलता के भाव थे, लेकिन जवान अपने आप को कुछ कह पाने में असमर्थ थी। बहुत कोशिश करने पर भी शब्दों ने होठों से बाहर जाने से इनकार कर दिया। तब अनायास ही दोनों हाथ मोहन के सामने मालती के जुड़ गए और आंखों से दो बूंद लुढ़ककर गालों को भिगोते हुए जमीन को छू गई। मोहन बेबस अपलक उसे अपने से दूर जाते देखता रहा। मालती बस एक बार अपने और मोहन के रिश्ते को सबके सामने स्वीकार कर लेती तो वह भी दुनिया से लड़ जाता। सब कुछ तैयारियां करते संभालते आखिर शादी का दिन भी आ गया। उसके घर वालों ने कहीं भी किसी बात की कसर नहीं छोड़ी थी। राजन के घर वालों के मना करने के बावजूद भी मालती के फूफा जी ने उन्हें ढेरों उपहार दिए। हर चीज़ पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार जी खोलकर खर्चा किया था, लेकिन राजन ने अभी तक मालती से कोई बात नहीं की थी। सारी रस्मों रीति रिवाजों को पूरा करके मायके की देहली लांघ कर मालती ससुराल के लिए रवाना हो गई। ससुराल में मालती का भव्य स्वागत हुआ। वह घर क्या आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित एक बंगला था, जहाँ पर नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। ऐसा उसने अब से पहले सिर्फ फिल्मों में देखा था।
सासू माँ ने तो उसे चावल के लोटे को दाहिने पैर से गिराकर रोली मिले पानी की थाली में दोनों पैरों को भिगोकर देहरी के अंदर प्रवेश कराया। उसने अपनी पिछली जिंदगी की सभी बातों को जो अपने जहन से निकालकर एक नए रिश्ते की शुरुआत के साथ अपनी नई जिंदगी में प्रवेश किया। मालती ने कभी सपने में भी इतने बड़े घर की कल्पना नहीं की थी। उसकी चाहत तो बस मुट्ठी भर आसमान ही था जहाँ वह स्वतंत्र विचरण कर सके। यहाँ पर वह पिंजरे में बंद मैना की तरह थी। सब कुछ था पर आज़ादी नहीं थी। संपन्नता थी, उसमें दिखावा अधिक था। रसोई घर, महंगे फर्नीचर, कारपेट, बड़े बड़े नक्काशीदार सजावटी सामान और बंगले के लिए देखभाल करने के लिए नौकर चाकर तैनात थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होने पर कहने से पहले वह चीज़ हाजिर हो जाती। ससुराल के उस बड़े से घर में मालती को अपनेपन का एहसास नहीं हुआ और उस पर भी पति की अपने प्रति बेरुखी वह समझ नहीं पाई। उसे लगता था कि वह काम की टेंशन में हमेशा उखड़े मूड में रहते हैं, पर लगातार कई दिनों से मालती नोटिस कर रही थी घर वालों से उनका व्यवहार नॉर्मल ही था, लेकिन राजन अपने बिजनेस के बहाने से लगातार बाहर ही रहता था। उसे घर में पति और सास ससुर की बहुत सारी बातें अजीब लगती थीं। मालती बहुत कुछ पूछना चाहती थी वह, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। उसके प्रति सास का व्यवहार इतना मीठा था कि उनके आगे उनकी जीभ मालती की तालू से चिपक कर रह जाती थी। लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी, वह समझ नहीं पा रही थी और उसका सिर दर्द करने लगा। वह बेचैनी से अपने कमरे से निकलकर बाहर लॉबी में आ गई। तभी नौकर ने आकर कहा, मैम साहब कुछ चाहिए आपको? तो मालती में ना में सिर हिलाकर सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर आ गई। आज बहुत दिनों के बाद एसी रूम से निकलकर मालती खुली हवा में सांस ले पाई थी। मौसम भी कुछ खुशगवार सा लगा। छत के पीछे वाले पोर्शन को मालती देखती हुई आगे बढ़ रही थी कि उसके कदम अचानक ठिठक गए। उसने जो कुछ देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। वह बहुत ही हैरान सी खड़ी रह गई। घर के पीछे वाले पोर्शन में राजन किसी खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की के साथ बैठा था, जबकि वह तो 15 दिनों से बिजनेस के सिलसिले में बाहर था। मालती को एक बार तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर अपने मन के भ्रम की पुष्टि करने के लिए वह झटपट सीढ़ियों से नीचे उतरकर सासू माँ को अपने साथ छत पर ले आई और वहाँ इशारा करके बताया कि उसने अभी राजन को किसी लड़की के साथ वहाँ देखा है। उसकी सास ने यह उसके मन का वहम बताकर हंसते हुए कहा कि राजन की याद करके तुमको हर जगह राजन ही याद आ रहा है। फिर थोड़े गुस्से से मालती को देखते हुए कहा कि मालती, तुमसे मना किया था ना छत पर या घर के किसी और हिस्से में जाने के लिए। चलो जाओ अपने कमरे में और आइंदा इधर उधर फालतू घूमने की ज़रूरत नहीं है, समझ गई ना तुम? मालती सिर झुकाकर चुपचाप नीचे चली आई, लेकिन वह घटना उसके दिमाग में हलचल पैदा कर गई। उसने जो देखा वह झूठ तो नहीं हो सकता था। 15 दिन बाद राजन एक दिन के लिए घर आया। वह भी उखड़ा उखड़ा सा था। उधर मालती उसके इंतजार में आधी हुई जा रही थी। वह बहुत कुछ कहना, सुनना, पूछना बाकी था, लेकिन राजन सारे दिन ज़्यादातर अपने मम्मी पापा के साथ ही रहा। शाम को मालती ने उसके साथ डिनर अपने रूम में करना चाहा तो राजन बोला, मुझे अपने दोस्तों के फैमिली फंक्शन में जाना है। फिर रात 1 बजे तक मालती उसका इंतज़ार करती रही और फिर थक कर सो गई। आधी रात लगभग 2 बजे राजन घर आया। मालती नींद से जगकर बैठ गई और उसे अपने सवालों के जवाब जो चाहिए थे वह उसकी तरफ देखे बिना ही राजन सो गया। सुबह राजन का पारा 7वें आसमान पर था। वह बिना वजह चिल्लाए जा रहा था। मालती ने कारण जानना चाहा तो सब उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। राजन बोला, पूछो इससे, ये आधी रात को सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर क्यों जा रही थी? मालती मना करती रही, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। राजन की सास ने उस पर कोई ऊपरी साया बताया। शादी के 2 महीने बाद वह पहली बार मायके रुकने के लिए जा रही थी। उससे पहले तो बस राजन के साथ पगफेरे पर जाकर ही लौट आई थी। जब उसके फूफा जी उसे लेने आए
तो राजन की माँ ने उन्हें खूब सारी बातें सुनाते हुए कहा कि आपने मानसिक रूप से जो बीमार लड़की को हमारे पल्लू बांधकर हमें धोखा दिया है। और वह घर आकर बुआ जी के गले लगकर खूब रोई, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी मानसिक तनाव की वजह से मालती एक दिन उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है, तो वह सब कुछ भूलकर राजन के पास वापस जाकर उसे खुशखबरी सुनाने के लिए बेताब हुई जा रही थी। राजन ने भी जब यह सुखद समाचार सुना तो वह भी झट उसे लेने आ पहुंचा। उसे अपनी गलती के लिए मालती से माफ़ी भी मांग ली। अब पति पत्नी के बीच नोक झोंक रूठना मनाना तो चलता ही रहता है। सब कुछ नॉर्मल समझकर बुआ ने भी खुशी खुशी मालती को विदा कर दिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भगवान के पास मालती की किस्मत लिखने के लिए काली शाही तो क्या, कोयला भी मनहूसियत भरा ही था। नहीं तो बचपन में ही माँ बाप का साया क्यों उठता उसके सिर से। किस्मत तो तभी रूठ गई थी उससे जब उसके हंसते खेलते बचपन पर अचानक ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। ससुराल में मालती का ध्यान तो खूब रखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे मानसिक रोगी बनाया जा रहा था। उसे लेकिन क्यों? सब कुछ जानने की कोशिश में मालती जो उसे अपनी आया को विश्वास में लेकर सच का पता लगाने के लिए कहा। कोई चाहे कितनी भी होशियारी से काम करे, बातों को अपने तक ही रखे, लेकिन घर में रहने वाले नौकर चाकर सारे भेदों में सेध लगा ही लेते हैं। उसके पर्सनल कामों के लिए उसे नियुक्त आया को उससे थोड़ी हमदर्दी होने लगी थी। मालती ने उसे एक बड़ी धनराशि दी, तब जाकर उसने अपना मुंह खोला। उसने जो बताया उसे सुनकर तो मालती सकते में आ गई। राजन पहले से ही शादीशुदा था। शादी भी उसने अपनी पसंद की लड़की से की थी। उसका नाम संजना था। फिर कुछ महीने बाद संजना प्रेग्नेंट हुई तो राजन के परिवार में उत्सव जैसा माहौल था। संजना का खूब ध्यान रखा जाता था, लेकिन उन लोगों का अपना वारिस मिलने वाला था कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दुर्घटना ने सबकी खुशियों पर ग्रहण लगा गया। संजना का बच्चा जाता रहा और डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब संजना कभी मां नहीं बन सकती। बच्चे की किलकारी सुनने को व्याकुल संजना अब मानसिक रोगी हो गई थी। न जाने कितने डॉक्टरों के पास उसे ले गए, जो उसने उसका इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने एक बच्चा गोद लेने की सलाह दी। बच्चे को गोद लेकर ही संजना ठीक हो सकती है। राजन के घर वालों को अपने खानदान का वारिस हर हाल में चाहिए था। उन्होंने संजना को तलाक देकर दूसरी शादी करने के लिए राजन पर दबाव बनाया, पर राजन संजना को तलाक किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता था। तभी किसी रिश्तेदार की सलाह पर इन लोगों ने एक प्लानिंग की। किसी गरीब परिवार की लड़की से राजन की शादी करा के उसका बच्चा संजना को दे दें तो वह ठीक हो जाएगी। राजन को दोनों में से एक रास्ता चुनना था। न चाहते हुए भी उसने मालती को धोखा देना स्वीकार किया, लेकिन उसने साफ बोल दिया वह संजना के साथ ही रहेगा। सारी बातें जानकर मालती ने अपने बच्चे की खातिर अपने घर वापस जाने का निश्चय कर लिया। कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से अपनी किस्मत का फैसला कर लेता है, लेकिन ईश्वर ने जो किस्मत में लिखा है वह किसी भी कीमत पर टाला नहीं जा सकता। जिसके भाग्य में परेशानी लिखी हो उसे हर जगह से दुख ही मिलता है। मालती की तपस्या अभी पूरी कहाँ हुई थी। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा और मालती 7 महीने की प्रेग्नेंट हो गई। अब मालती की 7वें महीने की गोद भराई का प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी कि उसके घर में फूफा जी, बुआ जी और रेशमा ढेरों शगुन का सामान लेकर आ रहे थे। बेटी का पहला शगुन था तो उनमें बड़ी उमंग थी बुआ को। ससुराल में बस उन्हीं का इंतजार हो रहा था कि वे लोग कब आएँ और कब प्रोग्राम शुरू हो। उनके घर के रिवाज के अनुसार मालती को एक दिन के लिए मायके होकर वापस आना था। इधर मालती को इंतजार था अपने घर जाने का। वह वापस लौटकर न आने का फैसला कर चुकी थी। घर जाकर वह बुआ के गले लगकर बहुत रोना चाहती थी। अपने ऊपर हो रहे अत्याचार अब उसकी सहन करने की शक्ति को पार कर चुके थे। सब उसके मानसिक रोगी बनाने पर उसे तुले हुए थे। सुबह से ही सास के निर्देश अनुसार नहा धोकर नाश्ता करने के बाद
मालती जो है ब्यूटी पार्लर से आई 2 लड़कियां उसको तैयार करने लगी हुई थी। मालती बहुत खूबसूरत लग रही थी। अपने आप को शीशे में निहारती मालती को एक पल के लिए अपने ऊपर गुमान हो आया, पर अगले ही पल वो उदास होकर सोचने लगी, वह भले ही इतनी सुंदर ना होती और गरीब घर में ब्याह दी गई होती, शादियों पति के प्यार के लिए तो नहीं तरसती। बड़ी बड़ी काली काली आंखें आंसुओं से भर गईं। बेसब्री से मालती को इंतजार था अपने मायके वालों का, लेकिन मालती की किस्मत, आते समय रोड एक्सीडेंट में उसकी बुआ का परिवार उसकी चपेट में आ गया। ड्राइवर समेत चारों में से किसी को नहीं बचाया जा सका। मालती तो बदहवासी हो गई, उसकी तो जैसे दुनिया वीरान हो गई। अब उसे सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना था, वरना जीने की चाहत तो मर गई थी। उसकी ससुराल वाले अब उसका ख्याल तो खूब रख रहे थे, साथ ही उसको पागल करार देने पर लगे हुए थे। 9 महीने पूरे होते हुए मालती ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया और वह माँ बन गई, लेकिन उसे डर था कि उसका बच्चा उससे छीन ना लिया जाए। वह इसी शंका में हर समय सीने से लगाकर अपने बच्चे को रखती। एक दिन वह बाथरूम से बाहर निकली तो उसका बच्चा अपने बिस्तर पर नहीं था। सारे घर में उसने अपने बेटे को छान मारा, लेकिन वह नहीं मिला। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा था। उसकी छठी इंद्री जागृत हो गई थी। वह लगभग दौड़ती हुई घर के पीछे वाले पोर्शन में पहुंची तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संजना बड़े प्यार से बच्चे को अपनी बाहों में झूला झूला रही थी और राजन एक मासूम बच्चे की तरह एकटक उसे देख रहा था। मालती ने बढ़कर अपने बच्चे को संजना के हाथों से छीन लिया। संजना अचकचाकर उसका चेहरा देखने लगी। तभी राजन ने मालती से बच्चा लेकर संजना को दे दिया और उसे हाथ पकड़कर लगभग खींचता हुआ वापस उसके कमरे में ले आया। मालती रोती रही, बिलखती रही, छटपटाती रही अपने बच्चे के लिए, लेकिन राजन और उसके घर वालों को मालती पर कोई रहम नहीं आया। भूख से बेहाल बच्चा जब माँ के लिए छटपटाता तब सिर्फ दूध पिलाने की मोहलत ही मालती को मिलती। तब उसे जी भरकर वह प्यार करना चाहती थी। वह अपने जिगर के टुकड़े को उसे वह अभी मन भर के खिला भी नहीं पाती थी कि सास उसकी गोद से ले जाकर उसे संजना को दे आती। रात भर बच्चे को याद करके वह नींद से उठकर बैठ जाती। कभी कभी अपने घर वालों की याद करती, कभी किस्मत को दोषी ठहराकर रोती। पागलों जैसी हालत तो हो गई थी बेचारी की। वह सचमुच ही मानसिक रोगी बनती जा रही थी। मालती के रूम में राजन संजना के साथ बड़े आराम से रहता और मालती को पीछे वाले पोर्शन में शिफ्ट कर दिया गया। धीरे धीरे मालती का बच्चा, जिसका नाम रोहित था, चलने लगा। अपनी तोतली बोली में माँ बोलता तो मालती को एक टीस सी उठती कि कहीं संजना का मन अभिमान से न भर उठता। तो वह इस बात को जानती थी कि रोहित जो मालती का बेटा है और पराये बच्चे से उसे ज़्यादा हमदर्दी भी नहीं थी, लेकिन राजन के लिए वह उसका ध्यान रखने का नाटक करती थी। राजन और उसके घर पर एक छत्र अधिकार पाने के लिए संजना ने राजन से कहा कि वह रोहित अब बड़ा हो रहा है और मालती उसे हम लोगों से दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। ये बात राजन के मन में घर कर गई। उसी दिन राजन ने कोर्ट से तलाक के पेपर तैयार कराकर जो मालती के आगे रख दिए। हालांकि उनका रिश्ता नाम मात्र का था, लेकिन वह उस रिश्ते को पूर्ण रूप से ख़त्म करके मालती को जो रोहित से दूर भेज देना चाहता था। मालती ने राजन के पैर पकड़ लिए, बोली, यहाँ रहकर दूर से ही सही, लेकिन वह अपने बच्चे को देख तो सकेगी। उसने वादा भी किया वह कभी रोहित के सामने नहीं आएगी, लेकिन राजन ने उसकी एक नहीं सुनी। अपने बच्चे की खातिर मालती यातनाएं सहने को तैयार थी। उसने तलाक के पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। यह अत्याचार सहना भी उसके लिए किसी तपस्या से कम नहीं था। किसी भी हालत में वह रोहित को छोड़कर नहीं जा सकती थी। मालती को डर था कि संजना रोहित के साथ बुरा व्यवहार ना करे। वह सिर्फ रोहित के लिए ही तो जीवित थी, वरना वह तो कब की मर गई थी। राजन ने कोर्ट में मालती को मानसिक रोगी बताकर तलाक के लिए याचिका दायर की। मालती बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, हाथ भी जोड़े, लेकिन किसी को भी उस पर दया नहीं आई।
उसको उसके बच्चे से दूर होने का डर इस कदर उस पर हावी था कि कोई भी दलील पेश करते वक्त वकील से अपशब्द वह बोल देती थी। संजना की गोद में बच्चे को लेने के लिए दौड़ पड़ती। संजना भी बच्चे को उसके सामने लाकर यही सब करना तो चाहती थी। उसे पता था कि बदहवासी में वह अपने होश खो बैठेगी और अपने प्लान में वह कामयाब हो जाएगी। कुछ तो राजन के पैसों का वजन था कि रोहित और उसके साथ था, और कुछ मालती के हाव भाव और उस समय की मनोस्थिति को देखकर कोर्ट ने फैसला राजन के पक्ष में किया। मालती को बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ बताते हुए राजन को बच्चे की कस्टडी में देने का ऑर्डर दे दिया। रोहित बालिग होने के बाद अपनी इच्छा से माता या पिता का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र था और मालती को मानसिक अस्पताल में अपना इलाज कराने का हुक्म सुनाया। कोर्ट के फैसले के मुताबिक मालती को हर महीने राजन की तरफ से अपने भरण पोषण के लिए एक मोटी रकम की व्यवस्था की गई। मालती को राजन के पैसों की कोई चाहत नहीं थी। वह तो बस अपने जिगर के टुकड़े को देखकर ही जी रही थी। उसकी रही सही जीने की चाहत भी अब जाती रही। हॉस्पिटल के डॉक्टर साक्षी अरोड़ा की देखभाल में अब जो मालती का ट्रीटमेंट चल रहा था, डॉक्टर और साक्षी और डॉक्टरों की अपेक्षा नरम दिल थी। वे सीनियर होने के साथ साथ काफ़ी अनुभवी भी थी। बहुत जल्दी डॉक्टर साक्षी इस बात को समझ गई कि मालती को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि वह अंदर से आहत है। बातों ही बातों में उन्होंने सब पता कर लिया और उन्होंने मालती को समझाया कि तुम इस तरह हार मत मानो, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि तुम अपने बेटे के लिए प्रेरणा बनो। हो सकता है भविष्य में रोहित को माँ की ज़रूरत हो। डॉक्टर साक्षी की प्रेरणा से मालती के मन में फिर से जीने की इच्छा बलवती हो उठी। उसने कुछ बनने का निश्चय कर लिया। डॉक्टर साक्षी के सहयोग से वह एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका के पद पर नियुक्ति हो गई। राजन और संजना में आए दिन अब झगड़े होने लगे। बड़ा होता हुआ रोहित उसे अपनी आज़ादी में बाधक लगता था। उन दोनों के झगड़े से रोहित सहम जाता था। वह गुमसुम सा भी रहने लगा था। उसको अपने दिमाग में कभी कभी एक परछाई सी नज़र आती थी, लेकिन वह चेहरा जान पहचान ऐसा लगता था, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता था। बस इतना जरूर रोहित को लगता था कि उसकी ममतामयी आँखों में बहुत प्यार था, लेकिन वह चेहरा कहाँ गुम हो गया, उसका बालमन कुछ समझ नहीं पाता था। अब रोहित को चिड़चिड़ा भी हो गया। उसको लेकर राजन और संजना में झगड़े बढ़ने लगे। रोहित जब 12 साल का था तो उसका एडमिशन बोर्डिंग में करा दिया गया। घर छोड़कर जाने में रोहित को कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि घर में उसकी परवाह करने वाला पिता को छोड़कर और कोई नहीं था। रोहित को हॉस्टल में छोड़कर आते समय राजन की आंखों में आंसू आ गए और उसका मन व्याकुल हो उठा। अचानक ही जहन में राजन के मालती की यादें ताज़ा हो गईं कि उसने उसके साथ किया अन्याय और उपेक्षित व्यवहार राजन के दिल में चुभन पैदा करने लगा। काश उस समय वह मालती की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाया होता तो वह अपने बच्चे को यूं बेगानों की तरह छोड़कर नहीं जाना पड़ता। उस समय राजन अपना स्वार्थ न देखकर बच्चे का भविष्य क्यों नहीं सोचा उसने। काश तब संजना के प्रेम जाल में वह ना फंसा होता, किसी बेचारी गरीब लड़की की जिंदगी बर्बाद तो नहीं हुई होती। यही सब सोचता हुआ राजन गाड़ी चलाता जा रहा था कि सामने से आ रही गाड़ी को वो देख नहीं पाया और हड़बड़ाहट में उसने जो ब्रेक लगाते लगाते गाड़ी में टक्कर मार दी। राजन को जब होश आया तो उसने अपने आप को किसी हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में पाया। उसने धीरे से आंखें खोली। सिर कुछ भारी सा लग रहा था। फिर जैसे ही थोड़ा सा हिलना चाहा, दर्द की एक लहर उसके सारे शरीर में दौड़ गई। उसके मुंह से बहुत धीमी सी कराहने की आवाज़ आई। नर्स ने तुरंत जाकर डॉक्टर को सूचित किया। उसके शरीर में जगह जगह चोट आई थी। पूरा शरीर पट्टियों से भरा हुआ था। सिर और पैरों में ज़्यादा चोटें थीं। राजन के एक्सीडेंट की खबर लगते ही संजना हॉस्पिटल में दौड़ी चली आई थी और 2-3 दिन उसी के पास रही और इलाज तो लंबा चलना था। संजना हॉस्पिटल की भागदौड़ और दवाइयों की खुशबू और उबाऊ दिनचर्या से परेशान हो गई। उसने घर के नौकरों को प्रतिदिन राजन के हालचाल मालूम करते रहने की जिम्मेदारी देकर अपने कर्तव्यों को इतिश्री कर ली। राजन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी।
उसको अपनों के सहारे की बहुत ज़रूरत थी। उसके पास एकमात्र संजना का ही सहारा था, लेकिन संजना को अपनी किट्टी पार्टियों से फुर्सत कहाँ थी। वह बिजनेस संभालती और खाली समय अपने दोस्तों में बिजी रहती। हॉस्पिटल की ज़िंदगी से अब राजन परेशान हो गया। उसके मन में जीने की उमंग जाती रही। वह ठीक भी होना नहीं चाहता था, और हो भी तो किसके लिए, उसका इंतजार किसे था। ना ही किसी को उसकी परवाह थी। पर रोहित का ख्याल मन में आता तो वह बेचैन हो जाता, क्योंकि माँ को तो उसने रोहित से पहले ही छीन लिया था, और अब वह बिना बाप के कैसे रहेगा। बस वही एक सूत्र था राजन का, जो उसे जीने की भी नहीं देता था और मरने भी नहीं देता था। जीने की ललक रोहित की वजह से ही पैदा हो रही थी, वरना कोई दूसरा मकसद अब राजन के जिंदा रहने का नहीं था, क्योंकि वह अपने बेटे रोहित से बहुत प्रेम भी करता था। किसी की स्वार्थ भाव से की गई सेवा का नतीजा था कि वह बहुत जल्दी ठीक होता जा रहा था, लेकिन कौन थी है वो समझ नहीं पा रहा था। 1 महीना बीत गया, संजना दोबारा उससे मिलने नहीं आई। एक कसक जो राजन के दिल में उठती और संजना के व्यवहार के लिए, पर वह किससे कहे। अब वह नितांत अकेला था। रोहित की चिंता से वह परेशान था। उसने हॉस्टल में फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि उसकी माँ ने बाकी फीस जमा कर दी है। उसके मन ही मन संजना को थैंक्स बोला। वह तब भी नहीं जान सका कि मालती भले ही बेटे से दूर थी, लेकिन उसकी परवाह उसे हर समय रहती थी। इधर संजना को जब पता चला कि राजन अब अपने पैरों पर कभी नहीं चल सकता, तो उसने बिजनेस की बागडोर अपने हाथों में ले ली, और प्रॉपर्टी तो उसने बहुत पहले ही अपने नाम ट्रांसफ़र करा ली थी। अब उसने राजन का हालचाल मालूम करना भी बंद कर दिया। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान को अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। जब राजन एकदम निराश और लाचार हो गया तो उसे रह रहकर मालती की याद आ रही थी। इधर रोहित की चिंता भी जो उसे सता रही थी कि रोहित हॉस्टल में कैसा होगा। बहुत राजन अपने को बेबस और लाचार समझ रहा था। उसे रोहित मालती की उस समय की बेबसी और बच्चे के लिए छटपटाहट अपने दिल में महसूस होने लगी। ज़्यादा सोचने से उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगा। उसने घबरा कर आंखें बंद कर लीं। राजन ने सुबह आंखें खोली तो अपने आप को किसी घर में पाया। वह घर किसका था उसे पता नहीं चला, लेकिन एक औरत लगातार उसका ध्यान रखती और छोटी से छोटी ज़रूरतों में हाजिर रहती, लेकिन वह हमेशा चेहरे पर मास्क लगा कर रखती। राजन को लगता हॉस्पिटल की कोई नर्स होगी, लेकिन इतने महंगे हॉस्पिटल के इलाज का खर्चा कौन उठा रहा है, यह भी एक रहस्य था उसके लिए। उस महिला की सेवा और देखभाल ने राजन अब वॉकर के सहारे धीरे धीरे चलने की कोशिश करता। 6 महीने से भी ज़्यादा वक्त गुजर गया। राजन बैत के सहारे चलने की कोशिश करता, कभी संभलता कभी लड़खड़ा जाता। ऐसे ही एक दिन वह महिला राजन को पार्क में बैत के सहारे चलने की कोशिश करा रही थी। राजन अपने को संभाल नहीं पाया और वह गिरने ही वाला था। उस महिला ने अपने हाथों के सहारे से उसे रोका। राजन का हाथ लगने से उसके चेहरे का मास्क हट गया। राजन को एकदम से झटका लगा। वह तो मालती थी। मालती की अपने प्रति सेवा भावना से राजन फूट फूट कर रो उठा। मालती बिना कुछ बोले जो वह उसकी सेवा करती रही। अब वह दिन भी आ गया जब राजन स्वस्थ हो रहा था। उसने अपने साथ मालती को चलने के लिए कहा, लेकिन मालती ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। राजन घर पहुंचा। वहाँ संजना ज़्यादातर सब कुछ अपने अंडर में ले चुकी थी। उसने तलाक के पेपर भी राजन को भेज दिए थे। पेपर साइन करके राजन चुपचाप बाहर निकल आया। अब इस घर से उसको नफरत सी होने लगी थी, जहाँ से उसने कभी मालती को निकाला था। उसे याद आया उसकी और मालती की शादी को आज 14 वर्ष पूरे हो गए हैं। वह सीधा हॉस्टल पहुंचा और रोहित से उसने जो अपने से दूर भेजने के लिए माफ़ी मांगी और उसको उसकी माँ मालती के बारे में सब कुछ बता दिया। और वहाँ से उन्होंने फ़ोन जो मालती को करके रोहित के आने की सूचना दे दी और राजन अपनी रूठी हुई मालती को मनाने के लिए चल पड़ा। कॉल बेल की आवाज़ से मालती अपनी यादों के दायरे से बाहर आ गई। उठकर अपने आप को संभालते हुए दरवाजे तक बाहर आई।
राजन रोहित को साथ लेकर आया था। 13 साल का जो रोहित अपने किशोर अवस्था में राजन का ही प्रतिरूप था। उसको देखकर मालती की आंखें छलक पड़ी, लेकिन बढ़ते कदम अचानक से रुक गए। क्या रोहित उसे पहचानेगा? इतने वर्षों के लंबे अंतराल के बाद वह दिल से मुझे माँ का स्थान दे पाएगा? ढेरों सवाल मालती के जहन में उठने लगे। रोहित ने मालती को देखा, जिस ममतामयी छाया को वह बचपन से अपने जहन में बसाए हुए था। वही ममता भरी आंखें जिनकी एक झलक पाने के लिए रोहित तरस गया था, आज उसके सामने साक्षात खड़ी थी। वह दौड़कर अपनी माँ के गले लग गया। इतने लंबे समय की दूरी आंसुओं में कब खत्म हो गई पता नहीं चला। माँ बेटे के इस निश्चल प्यार को देखकर राजन की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर जो मालती का हाथ थाम लिया और उसकी मालती की अब जिंदगी भर की तपस्या आज पूरी हो गई। उसके 14 वर्ष का वनवास आज पूरा हो गया। आज मालती को 14 वर्ष की तपस्या का फल मिल गया। उसका बेटा रोहित उसे मिल गया और उसका पति भी उसे मिल गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।